स्कूल कॉलेज यदि बंद कर देने से, ताली और थाली बजा देने से, दीपक और बत्ती जला देने से यदि कोरोना दूर हो जाएगा, तो बताइए कि हॉस्पिटल के अंदर ये इतने आज वैज्ञानिक का दौर है, ये फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तो फिर तो वही किया जाए। किसी जो इस बीबी को तुमने छोड़ दिया, वो कह रही है जसोदा बहन की जो 7 पैरा लेकर के मेरा नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? नहीं, किसान यही कह रहे हैं कि हमने एक प्रधानमंत्री को नहीं, एक बहरूपिया को चुन लिया है कि प्रधानमंत्री जहां जाता है वहीं क्या हो जाता है। कभी बिहार जाता है, कहता है भाइयों बहनों मैं बिहार जाना चाहता था, कभी कहता है कि भाइयों बहनों मैं हरियाणा जाना चाहता था। हाँ, छोटू राम के पास। सभी साथियों को बिट्टू मोई की राम राम। आज हमारे साथ हैं भाई कुलदीप और हम इस समय सिंह बॉर्डर पर है। अगर मैं कुलदीप के बारे में आपको कुछ परिचय दूं तो कुलदीप बिहार से है, जहां पर सरकार बार बार किसान आंदोलन के उदाहरण देते हैं कि बिहार में ये लागू हुआ, वहाँ के किसानों को देखिए। तो कुलदीप भाई, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपकी मीडिया का जी, और स्वागत है आपकी मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को इस आंदोलन को मैं धन्यवाद है। कुलदीप भाई, पहली बार मिले जोरों शोरों से बंगाल का इलेक्शन कि बंगाल में सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी है। सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई, ममता दोबारा से बनी, तो उससे जीत से या सरकार की हार से आपको आंदोलन में क्या फ़र्क नज़र आया? देखिए, इलेक्शन में भी जो वहाँ पे जीत का नज़र दिखाया गया और किसानों की यहाँ पे बहुत खुशी की लहर हुई, क्योंकि ये किसान आंदोलन का कहीं नज़र टिका हुआ था तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पे टिका हुआ था, 5 स्टेटों के चुनाव पे टिका हुआ था। तो वहाँ पे जो बीजेपी है अपना चुनावी एजेंडा मतलब बरकरार न रखते हुए वहाँ पे केवल असम को छोड़ करके बाकी जो 4 स्टेटों में इनकी जो नतीजा निकला, बहुत बुरा तरह से इनको परिणाम हुआ। तो ये जो आंदोलन जो है, तो ये आंदोलन का फैसला और आगे आने वाले चुनाव का फैसला जैसे बंगाल में देखने को मिला, उसी तरह पंजाब और यूपी के अंदर भी वैसे ही मिलेगा। ये सरकार जो है किसान आंदोलन को गुमराह करने के लिए बंगाल के अंदर भी हिंसा करवाई और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हिंसा हुआ, और आज देश के अंदर जगह जगह पे कोरोना के नाम पे किडनियाँ बेचे जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, यानी तमाम हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं। देश की जो सिस्टम व्यवस्था है, देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको मतलब बर्बाद किए जा रहे हैं। जो सरकार है ये किसानों की शोषित वंचित ये गरीब तबका का जान का परवाह न करते हुए सरकार को अपनी सत्ता और रैलियां प्यारी है। जो देश का प्रधानमंत्री इतने करोड़ों इतने पैसा का अपना जो रैलियों में पैसा खर्चा करता हो, इतना जो पैसा विदेश यात्रा पे खर्चा करता हो, और देश की जनता आज कोरोना से मर रही है, महामारी से मर रही है, आज हॉस्पिटल में मौत हो रहा है, नदियों में उसकी लाशें बहती हुई नज़र आ रही है। तो देश की यदि अंदर सिस्टम व्यवस्था यदि तार है तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये प्रधानमंत्री को जाता है। एक तरफ आप कहते हो कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर व्यापार कर रहे हैं, किडनियाँ बेची जा रही है, दूसरी तरफ आप इसको महामारी भी बता रहे हो, ऐसा क्यों? दोहरा चेहरा क्यों किसानों का भी? यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है किसान इसलिए सदमे में पड़े हुए हैं कि ये महामारी के साथ भी जो नेशनल मीडिया है इन्होंने राजनीति किया। ये किसान के साथ, किसान आंदोलन से जो जुड़ा हुआ मसला है उसके साथ भी ये राजनीति किया, और जो महामारी है इसके साथ भी इन्होंने गहरा राजनीति किया। आपको एक उदाहरण देता हूं, जो नेशनल मीडिया का एक अंग था रोहित सरदना, जो आज तक का एंकर था, तो उसको मैं इंसानियत की वजह से मैं धन्यवाद है, लेकिन इंसानियत की वजह से जो उन्होंने आज तक के जो टीवी में जो काम किया था, सबसे ज़्यादा ये आंदोलन में जो धर्म और जाति की राजनीति और ये आंदोलन को गुमराह करने का सबसे बड़ा श्रेय जो है रोहित सरदना का। आज वही सरकार, उसी मीडिया, आज जो रूबिका लियाकत, जो अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी को ले लीजिए, अमीश देवगन को ले लीजिए, आज उस मीडिया में रोहित सरदना का चर्चा का विषय क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या है? ये सरकार उसको नज़रअंदाज करते हुए ये किसान आंदोलन पे यदि सरकार की निगाहें टिकी हुई है तो इसका कारण तो कुछ न कुछ बनता ही है। किसान आंदोलन में 400 से ज़्यादा शहादत, और अभी भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो अब आप आंदोलन को आगे क्या रणनीति है, कैसे आंदोलन को देख रहे हो, कहाँ पे आपको लगता है कि इसका जाकर फैसला होगा, कितना लंबा आंदोलन चलेगा?
देखिए, ये जो आंदोलन है, आंदोलन का कोई अभी अंत नहीं है, बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। ये 2024 मई तक चलेगा। हम 2024 मई तक ये आंदोलन चलाएंगे। और रही बात तो हरियाणा की धरती से जो रोहतक में गढ़ी सांपला में जन्मे जो सर दीनबंधु छोटू राम ने एक नारा दिया था कि ए मेरे किसान भाइयों, दो बात मेरी पहचान लो, एक तो बोलना सीख लो और दूसरा दुश्मन को पहचान लो। आज पंजाब और हरियाणा के साथ और पंजाब और हरियाणा की धरती पर यदि ये संघ सरकार की नज़र टिकी हुई है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर को हाथ में लेने की इसने कोशिश किया, तो कारण था कि यहाँ की जो ज़मीनी तौर से जो किसान मजबूत हैं, यहाँ की जो किसान है एग्रीकल्चर सेक्टर हर तरह से, यहाँ पे एमएसपी जो मंडियाँ हैं वो सबसे मजबूत मानी जाती है। तो जो किसान है 3 कृषि कानून ने बोला कि इसमें काला क्या है। यहाँ पे जो बुक है, बुक को यहाँ पे छपवा करके हमने हर तरह से फैलाया, आपको दिखाया कि इसमें काला क्या है, आप देखो। लेकिन अब रही बात कि यहाँ पे आप देख लीजिए जो साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 का एक्ट देख लीजिए, या कर्ज माफ़ी एक्ट जो है 1940 का देख लीजिए, या मंडी उत्पाद जो एक्ट है 1939 का देख लीजिए। इन्होंने तमाम कानूनों का धज्जियां उड़ाते हुए आज जिस छोटू राम की इन्होंने व्याख्या किया कि आज छोटू राम होते तो यहाँ पे सरदार पटेल को ज़रूरत नहीं पड़ता। मैंने सरदार पटेल और छोटू राम से मैंने इनकी व्याख्या किया। वो सर छोटू राम की मतलब उनकी एक हैसियत क्या थी और सरदार पटेल की हैसियत, ये सरकार जो है, ये जो विचारधारा जो है हमारी जो विचारधारा से ये कहीं दूर है। यहाँ पे गरीब शोषित वंचित, यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि 10 के ऊपर 90% के ऊपर ये 10 लोग जो है शासन कैसे कर रहे हैं। भारत का लेनिन ने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दिया था कि पहली पीढ़ी के जो लोग हैं मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो राज करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये किसान आंदोलन के अंदर इतनी शहादत हुआ है, तो ये शहादत का होने का मेन कारण है सरकार। ये बीजेपी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ के जो पढ़े लिखे, ये एजुकेशन सिस्टम से सरकार को नफरत है, किसान से इसलिए नफरत है कि यदि सरकार को सफलता दिखने में कहीं ज़रूरत है, नहीं हो रहा है, सफलता नहीं दिख रहा है इस सरकार के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन के जरिए ये सरकार सफल नहीं हो पा रही है कहीं भी, क्योंकि देश के अंदर चाहे कोई भी गरीब शोषित वंचित तबका हो, उसको रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। यहाँ पे रोजी रोटी की ज़रूरत है। आप देख लीजिए यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, न एजुकेशन है, न एम्प्लॉयमेंट है। तो हम ये श्रेय किसको देंगे? ये श्रेय किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो जनता तो यही कह रही है, आंदोलन के लोग यही कह रहे हैं, जो किसान भाई है पंजाब और हरियाणा से वही कह रहे हैं कि हमने चला था घोड़ा का बच्चा निकालने, लेकिन गलती से निकल गया गधा का बच्चा। मेरा सवाल है, बंगाल में इलेक्शन सरकार हार गई, उससे पहले किसानों की 12-11 दौर की मीटिंग हुई सरकार के साथ, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद भी सरकार ने किसानों को मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया। तो ऐसा चुनावी विरोध यानी सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए उकसाना, क्या फ़ायदा उसका आंदोलन में? देखिए, यदि सरकार कहा गया है कानून, इसका इतिहास साक्ष्य है कि यदि दूसरे लोग कानून तोड़ते हैं और यदि किसान कानून को तोड़ने लग जाए तो कानून ही नहीं, सरकार की पीठ की हड्डी भी तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज किसान जो है उस पर उतारू हो गया है और हर मुद्दे पर देखिए, देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, यदि गवर्नमेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो जनता के हित में फैसला ले तो अच्छा है, और जनता से डरना चाहिए। जो सरकार जनता से न डरे वो फिर सरकार किसी काम की नहीं। यदि ये सरकार नहीं डर रही है तो इसका मतलब कि इसके अंदर अहंकार है, इनके अंदर संघियों की विचारधारा है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे यदि सिस्टम व्यवस्था और यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कोरोना काल, यदि हम मानते हैं कोरोना है तो उसकी व्यवस्था प्रबंध कराओ ना मास्क की व्यवस्था है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है। कोरोना है तो 2 गज की दूरी क्यों? कोरोना है तो नाइट कर्फ्यू क्यों? और कोरोना है तो वैक्सीन क्यों? कोरोना है तो फिर पता नहीं इन्होंने क्या क्या कानून का पालन करवा रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन जब आप ही रैली कर रहे हो वहाँ पे आप गाइडलाइन की फॉलो नहीं करो। देश का प्रधान गुजरात की कच्छ की खाड़ी में वहाँ पे खुले सांड की तरह, कुत्ता की तरह भौंक रहा है।
वहाँ पे बंगाल में रैलियाँ इन्होंने 50 बार 47 बार रैलियाँ किया, वहाँ पे मंच से बगैर मास्क का बोल रहे हैं, और आप वहाँ पे दिन भर रैली कर रहे हो, यहाँ पे आकर के किसान आंदोलन को मन की बात करते हो। मन की बात तो बीबी से किया जाता है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं, किसान यही कह रहे हैं कि हमने एक प्रधानमंत्री को नहीं, एक बहरूपिया को चुन लिया है कि प्रधानमंत्री जहाँ जाता है वहीं क्या हो जाता है। कभी बिहार जाता है, कहता है भाइयों बहनों मैं बिहार जाना चाहता था, कभी कहता है कि भाइयों बहनों मैं हरियाणा जाना चाहता था, हाँ, छोटू राम के पास। तो ये अपनी हैसियत जो अपनी तुलना छोटू राम से, छोटू राम की दायरा कहाँ था, ये प्रधानमंत्री की दायरा कहाँ है, तो इनको समझना पड़ेगा। ये कहीं के ये देश के हाथ में और देश की जनता के हाथ में ये कटोरा पकड़ाने का काम कर दिया है प्रधानमंत्री। ये कुछ नहीं, ये जितने धर्म और जाति की ये राजनीति बोए, तो ये जो समझ गए कि अब जो किसान आंदोलन है ये धर्म और जाति की राजनीति से अब ऊपर उठ गया है। ये इन्होंने भाईचारा, ये किसान आंदोलन के अंदर भाईचारा की जो एकता है मजबूत हो गई है। तो ये कोरोना काल और कोरोना की जो बीमारी दिखा करके ये देश के अंदर एक प्रलय ला दिया है। अब आने वाले समय में पंजाब में भी इलेक्शन है और यूपी में भी इलेक्शन है, तो वहाँ की क्या रणनीति है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ है उसकी कहीं ना कहीं जनता में पकड़ है यूपी के अंदर, तो अब वहाँ के लिए किसानों का क्या विरोध या फिर कुछ नहीं? देखिए, यदि सरकार जल्द से जल्द इस बिल को वापस नहीं लेगी, हमारा कहना है, किसानों को कहना है, टिकैत साहब का कहना है, या जो यूनियन के जो लीडर हैं गुरनाम सिंह चौधरी साहब का भी कहना है कि यदि ये बिल सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी पर गारंटी नहीं देती है, एमएसपी पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर कानून बनाए, जो कानून एमएसपी हरियाणा और पंजाब में लागू होगा, पूरे स्टेट में लागू होगा। इस एमएसपी के जरिए मंडी उत्पाद जो है वहाँ पे अनाजों की खरीद बिक्री होगी और एमएसपी के सदा के लिए कानून बनेगा। और जो बिल है 3 कृषि कानून, इसको वापस सरकार कह रही है कि यदि गलत है तो हम इसमें संशोधन करेंगे। यदि संशोधन करो उसमें यदि गलत है तो उससे अच्छा है हम कानून को वापस लो ना। यदि यहाँ पे यूनाइटेड फार्मर ऑफ एडवाइजर कमेटी, यहाँ कोई यूनियन के लीडर एक ऐसा न हो, उनका कहना है कि ये जो कानून है आप किसी यूनियन के लीडर से आपने सलाह लिया, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हो। तो किसान कह रहे हैं, जो उसके लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो तुम उसके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? आज आपको कानून बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? ये कानून मनमोहन सिंह के शासनकाल में लागू होने का था, लेकिन इनको पता था कि जो मनमोहन सिंह है वो पंजाब की धरती से है। मनमोहन सिंह किसी कीमत पे कानून लागू होने नहीं देगा, क्योंकि वो सरदार है। आप इंदिरा गांधी का इतिहास देख लीजिए, सिखों का सबसे ज़्यादा कत्लेआम करने में हाथ रहा तो नेहरू और इंदिरा और महात्मा गांधी का रहा। महात्मा गांधी यदि चाहता तो सरदार भगत सिंह की फांसी को रोकवा सकता, और वहाँ का जो जज था कश्मीरी ब्राह्मण, यहाँ पे अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर मजबूर पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन आज वहीं जो यहाँ के जो 85% जनता को ये धर्म और जाति की अफीम यहाँ पे चसा करके उसको कह रहे हैं कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ो, धर्म की और जाति की राजनीति में उसको उलझा दिया। इन्होंने वो संविधान को पढ़ करके आज देख लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। तो आज ये कानून बनाने वाले हो गए, और हमारे जो लोग हैं यहाँ पे किसान कह रहे हैं कि जो किसान है वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। हमारे देश के अंदर आतंकवाद और भ्रष्टाचार नहीं मिटा। देश आज़ाद हुआ अब से लेकर के 74 साल हो गए, हमारे देश के अंदर आतंकवाद और भ्रष्टाचार नहीं मिटा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सरकार है, इसका कारण गवर्नमेंट है। कांग्रेस ने भी पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया। यहाँ पे यदि देखिए इनकी जो विचारधारा है, बंच ऑफ थॉट एमएस गोलवलकर का ले लीजिए या आरएसएस की भी, सरदार पटेल ने कहा कि ये आरएसएस को बैन लगाया जाए, लेकिन उस शासनकाल में, नेहरू के शासनकाल में कुछ दिन ये मामला चला, फिर बाद में ये मामला को रफा दफा कर दिया गया, ये मामला जैसे के तैसे रह गया। बाकी ये किसान आंदोलन को यदि गुमराह करने का मेन कारण है तो ये सरकार जो है अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। अब बंगाल के अंदर जैसे ये बुरी तरह से इनकी हार हुई, बंगाल के अंदर जैसे हमने जा कर के वहाँ पे रैलियाँ किया, वहाँ पे लोगों को जागृत किया, उसी तरह पंजाब के अंदर और यूपी के अंदर करेंगे। एमएसपी पे बोला कि एमएसपी पे कानून चाहिए, और जो हरियाणा पंजाब की एमएसपी हो वह पूरे देश में लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, और न ही आज से पहले एमएसपी पर कोई भी लिखित कानून नहीं है। एमएसपी सिर्फ तय करी जाती है और उसी एमएसपी पर फिर खरीद होती है।
क्योंकि वे सिर्फ एक खरीद प्रक्रिया है। तो अब किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी कि एमएसपी पर पक्का कानून चाहिए, जबकि सरकार ख़त्म नहीं कर रही सरकार के अनुसार। देखिए, सरकार यदि कह रही है कि एमएसपी पर पहले से कानून नहीं है, तो हमारे कहने का मतलब कि जो ये 3 कृषि कानून हैं, तो ये कानून को लाने का मेन जरिया क्या था सरकार को, इसका कारण क्या था? आप इस 3 कृषि जो कानून है, इस कानून को रफा दफा करो। यदि कानून बनाना है तो एमएसपी पर बनाओ ना। जनता जो चाह रही है, जनता के हित में फैसला लो। देश के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के हित में फैसला करती है। जनता चुन करके भेजती है एमपी एमएलए को, कि जो एमपी एमएलए हैं जाएंगे तो जनता की आवाज़ उठाएंगे। आज किसान जो है यहाँ पे सड़कों पे रहने का कारण क्या है? सड़कों पे रहने का कारण क्या ये है कि यदि हमारे एमपी और एमएलए जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आज वही मजबूरी है। तो जो अब एमपी एमएलए यदि किसान आंदोलन हो या जनता गरीब शोषित वंचित कमेरा वर्ग लुटेरा वर्ग, ये कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग के संघर्ष की लड़ाई है। यहाँ पे जो है 85 बनाम 15 की लड़ाई है। ये जो संघर्ष है, यदि आप देख लीजिए कि यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोग यूनिवर्सिटियाँ बंद किए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया इन्होंने। स्कूल कॉलेज यदि बंद कर देने से, ताली और थाली बजा देने से, दीपक और बत्ती जला देने से यदि कोरोना दूर हो जाएगा, तो बताइए कि हॉस्पिटल के अंदर ये इतने आज वैज्ञानिक का दौर है, ये फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तो फिर तो वही किया जाए। किसी को आम बीमारी हो तो उसको ताली और थाली बजवाया जाए, दीपक जलवाया जाए। तो ये प्रधानमंत्री, जनता यही कह रही कि हमने एक जो है मदारी को चुन लिया। ये जहाँ का भाइयों बहनों में गुरुद्वारा जाना चाहता था, कभी कहते भाइयों बहनों में झुमका वाला बरेली जाना चाहता था, भाइयों बहनों में चौकीदार बनना चाहता था, भाइयों बहनों फौज में ये पता नहीं प्रधानमंत्री जहाँ जाता है वहीं। ये देश के अंदर जो आतंकवाद, देखिए आतंकवाद जो होती है वो राजनीति की पैदावार होती है, समाजवाद की पैदावार नहीं होती है। 19 का इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा के अंदर 50 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवाया, इसने मरवा दिया। यदि राजनीति समाज सेवा है तो उसको पेंशन क्यों, और यदि पॉलिटिक्स है तो फिर इनको पेंशन मिल रहा है, और यदि देश के अंदर पैरामिलिट्री को पेंशन नहीं, उसका पेंशन बंद किया गया, तो ये सरकार उस समय जब पेंशन बंद की तो उस समय इसको सोचना चाहिए ना, इस पर भी तो कानून बनना चाहिए कि जो देश की सरहद पे वो 24 घंटा 12 घंटा और रात दिन 365 दिन वो काम कर रहा है, वो सरहद की सुरक्षा कर रहा है। आज उसका पेंशन बंद कर दिया गया। और सरकार जो है नेताओं की पेंशन, देश जो है नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। इनको समझना पड़ेगा, लेकिन ये समझने वाले हैं कहाँ? इनको तो जो सरकार पर 2 बार आरोप लगाए। पुलवामा अटैक जो हमारे जवानों पर हुआ था और अब जो नक्सली हमला हुआ था, आपने कहा कि दोनों ही इलेक्शन जीतने के लिए कराए, जम्मू कश्मीर वाला भी और छत्तीसगढ़ वाला भी। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वे इलेक्शन के लिए हुए? मैं लिखित कह सकता हूँ नहीं, लिखित मैं दे रहा हूँ। हमें 101% विश्वास है कि ये इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और तड़ीपार ने 2019 का पुलवामा अटैक करवाया। आप ये देख लीजिए कि यदि देश के अंदर LIU है, NIA है, CBI है, तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, सब है, यानी तमाम देश की जो हमारी जो भारत की जो थल सेना सबसे मजबूत मानी जाती है। क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि देश के अंदर 350 किलो RDX कहाँ से आया? पाटनकोट हमला कैसे हुआ? वो करने वाले लोग कौन हैं? पुलवामा के हमला कैसे हुआ? 26/11 का मुंबई आतंकी हमला वो कैसे हुआ? इसका भी तो पता होना चाहिए। कोलकाता के अंदर हेमंत बसु की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, इसका भी तो पता होना चाहिए। भगत सिंह के और राजगुरु सुखदेव की जो फांसी, ये भी तो होना चाहिए कि आखिर ये किस नज़रिए से हो रहा है। सबसे ज़्यादा इन लोगों ने तो लेफ्टों की सफाया करने में इंदिरा गांधी का 1971 देख लीजिए और 72। इंदिरा गांधी एक बार शासनकाल में आई, इसमें सत्ता में आई कि देश के अंदर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबको जो ज़मीन है। अंग्रेज जब आए यहाँ पे, साइमन कमीशन का गो बैक का नारा किसने दिया? कांग्रेसियों ने दिया। साइमन कमीशन का गो बैक का नारा इन्हीं ने दिया। आप कांग्रेस का विरोध करते हैं, आप मौजूदा सरकार का विरोध करते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी तीसरी पार्टी है जिसको आप सरकार के रूप में देखिए? देखना हम विरोधी इसलिए कर रहे हैं और किसान आंदोलन इसलिए विरोध कर रहा है कि जो बीज बोया हुआ कांग्रेस का है, इस आंदोलन में जो किसान हैं हर बॉर्डर पे टिके हुए हैं, धूप हो बारिश हो, और यहीं राहुल गांधी विदेश दौरा कर रहा है। ये कम से कम राहुल गांधी को भी तो खुल के समर्थन करना चाहिए।
ये जो बीज बोया हुआ, ये जो बिल पारित किया हुआ है कांग्रेस का, राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा किसने उछाला? राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा करके, उमा भारती ने रथ यात्रा करके इस मुद्दा को उलझाया। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये चार जो कैटेगरी और आर्टिकल 340 और 41 के अंदर ये संवैधानिक नाम है। ये कभी हिंदू नहीं हो सकते हैं। जो हिंदू है ये न हिंदी भाषा का शब्द है और न पाली भाषा का शब्द है। ये जो हिंदू शब्द है ये पार्सियन भाषा का शब्द है। जो भारतीय जनता था, जो विदेशी जनता, उसने भारतीय जनता पार्टी बनाया। महात्मा गांधी किसके लिए काम करता था? उसी तरह जो नरेंद्र मोदी है, ये जो मुख नहीं मुखौटा है, ये काम किसके लिए कर रहा है? ये जो जनता की ये सियासत जो है जनता को समझना पड़ेगा। यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर आकर के इन्होंने 6743 जातियों में बांट करके डिवाइड एंड रूल। कहते थे कि अंग्रेज गलत थे। हम कैसे माने कि अंग्रेज गलत थे? अंग्रेज इतने समझदार थे कि वो अपने वफादारों को साथ नहीं ले गए। वो जानते थे कि ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। अब प्रधानमंत्री को देख लीजिए, बंगाल में जा रहे हैं, कह रहे ओ दीदी ओ दीदी। ये आपने यहाँ पे कानून बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिन दहाड़े लड़कियों का रेप बलात्कार हो रहा है, नारियाँ सुरक्षित नहीं है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियाँ सुरक्षित नहीं। और तुम कानून जो अंग्रेज की गुलामी करते थे आज वो कानून बना रहे हैं। तो कानून, ये तुम्हारे कानून जो है किसानों को नहीं चाहिए, किसी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। तुम कानून बनाने वाले कब पैदा हो गए? तुमने तो सदियों से, आज़ादी से लेकर के अब तक तुम उस समय संघर्ष कर रहे थे कि अंग्रेजों से आज़ादी हमें मिल जाए, अंग्रेजों से आज़ादी छीनने की लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ पे छोटू राम को ले लीजिए, नाना गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर सिंह, पेरियार, फुले अंबेडकर की ले लीजिए। यहाँ पे जो है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि सारा हिंदू एक हो जाए, मुसलमान 14-14 बच्चा पैदा करते हैं। किस हिंदू की बात करते हो? जिस बीबी को तुमने छोड़ दिया वो कह रही है जसोदा बहन की जो 7 फेरा लेकर के मेरा नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? मुसलमानों को, कभी मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, कभी सिखों का टारगेट। माइनॉरिटी यानी जो मेजोरिटी में नहीं है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई हैं, सिख है, मुस्लिम है, जैन है, फारसी, ये तमाम जो कैटेगरी है। देखिए जातियाँ जो होती है जानवर में, इंसानों में नहीं होती है, लेकिन इन्होंने तमाम जातियाँ बना करके इन्होंने खंड विखंडित कर दिया। तो हमारा जो बोलते बोलते धार्मिक हो जाते हो और वहाँ पर आकर आप मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए किसी एक धर्म को बायकॉट करने के लिए चले जाते हो। मैंने आपकी एक वीडियो पहले भी देखा जिसमें आपने हिंदुओं के बारे में बोला था। तो ऐसा क्यों? धार्मिक रूप क्यों? आप क्यों अपनी तरफ से क्यों धार्मिक रूप देते हो? इसलिए देते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन था तो वहाँ पे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जाटों को टारगेट बनाया गया। सर छोटू राम बहाना था और बीजेपी को जाटों का निशाना था। ये पहले इनकी गणित समझिए, इनकी सियासत समझिए। देखते हैं कि कहाँ पे सबसे मेजॉरिटी वोट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जमीनी तरह से वोट मिलने वाला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उस कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं। बंगाल के अंदर इनका एजेंडा नहीं चल पाया, अब यह पंजाब के अंदर किसी कीमत पे इनका एजेंडा नहीं चल पाएगा। हरियाणा के अंदर जैसे खट्टर का इलाज हुआ, चौटाला का इलाज हुआ, वहाँ पे आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के और कोई भी कस्बा में, गांव तक न्यूज़ पहुंच रहा है, तो आपकी सोशल मीडिया का श्रेय है। आप नेशनल मीडिया की देख लीजिए कि नेशनल मीडिया वहीं जहां पे रैलियां हो रही है उसको दिखा रही है, लेकिन किसान की यहाँ पे हत्या हो रहा है, किसान शहीद हो रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट नहीं कर रही। आखिर कारण क्या है? प्रधानमंत्री विदेशी दौरा करते हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, ये मीडिया जो है उसको दिखा रही है, लेकिन किसान आंदोलन को यहाँ पे गुमराह कर रही है। तो इसका नज़रिया क्या है? ये तो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति ने सबसे ज़्यादा बीज बोया। ये अब समझ गए कि धर्म और जाति की आंकड़ा जो है अब ऊपर आने वाला नहीं है, हमको वोट नहीं मिलने वाला है। तो ये अब तमाम हथकंडा अपना करके ये लॉकडाउन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन करने का मतलब कि उस समय IT सेल बेचे, प्राइवेट सेक्टर किए, एयरपोर्ट बेचे, इन्होंने तमाम जो है वहाँ पे साउथ इंडिया में देख लीजिए, वहाँ पे अडानी के नाम से वहाँ पे जो ज़मीन 21 एकड़ में वहाँ पे दे रहे हैं। फिर रेलवे जो है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ इसका नज़रिया है कि ये जो लॉकडाउन में फिर कुछ बेचने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो गई, एंड कर ले वीडियो का, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह जी, उन पर हमने किसान आंदोलन पर बात करी। आपने वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।